हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्रिहेंशन संडे था तो कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो है वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें हम आपकी समझ विकसित करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और 3 वीडियो इससे संबंधित मैंने पहले भी डाल रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिए आप। और वो शुरुआती वीडियो थे तो थोड़े से जो है समझाने के संदर्भ में मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, तो वीडियो को मैनेज कर लेना, बाकी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर बताई गई हैं। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छा जो है ठीक ठाक अनुभव होने लगा है, अब ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना होने लगा है कि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और ये काम की चीज़ें ही आपको मिलेंगी कि कॉम्प्रिहेंशन अगर हम यहाँ बता रहे हैं तो काम की चीज़ें ही बताएंगे यहाँ पर। अब देखिए, हमारा फोकस अभी 2025 का है कि हम 25 के सारे कॉम्प्रिहेंशन आपको ऐसे एक एक वीडियो में करा के कर दे छोटे छोटे। बाकी हमारा जो एक फोकस मेन फोकस ये जो है 2011 से लेकर 2025 तक के सारा सीसेट करवाना है। ठीक, आप भी प्रैक्टिस के तौर पे यूपीएससी के ही पीवाईक्यू जो सीसेट के हैं पूरे लगा डालिए। 15 सालों के 2011 से 25 तक लगाओगे तो 16 साल के हो जाएंगे। तो 16 साल की आप अगर लगा लोगे तो आपका सीसेट जो है निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें पासिंग क्वालिफाइंग ही होता है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो चीज़ें जो है आपके हाथ में होंगी, बस आपको सही तरीके से बस पढ़ना है। ठीक, तो 2011 से हम कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, हम 100% नहीं बोल सकते कि मैं आपको करा ही दूंगा, लेकिन मैं इतना करा दूंगा कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं होगा। ठीक, बस आपको देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का मेन बात क्या होती है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को समझ कितनी जल्दी लेते हो। ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन सामने लिखा भी हुआ है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि आप जो है समझ कितनी जल्दी लेते हो, समझ करके उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष कितनी जल्दी निकाल लेते हो। ये एक आईएएस में या एक सिविल सर्विसेज अधिकारी में, जो सिविल कि सामाजिक सेवा कर रहा है अधिकारी है, उसके अंदर ये कि ये एक अलग सा गुण होना चाहिए। जब ये गुण होगा तो ही अधिकारी जो है जल्दी निर्णय ले पाएगा। तो जटिल से जटिल चीजें उनके सामने आती हैं। आप एक आईएएस अधिकारी हो और आपके पास जटिल से जटिल चीजें आएंगी, आपको उन्हीं बीच में से जल्दी जल्दी उसका कंक्लूजन निकाल करके उसमें तुरंत निर्णय लेना होता है। ठीक, तो इसीलिए ये पार्ट 2011 में जोड़ा गया। ठीक, अब इसके हम पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे क्यों जोड़ा गया और क्या तरीका था, हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्या उसी के बाद से बिगड़ने लगा, तो वो सब बात की बातें हम उस पर नहीं पढ़ेंगे। हमारा मतलब है कि कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिया जाता है। इसका हिंदी में आप बोलोगे तो इसको कॉम्प्रिहेंशन को तो इसको बोधगम्यता बोलते हैं। ठीक है, अब बोधगम्यता क्यों, अब आप जैसे सीसेट पढ़ रहे हो तो इसके पढ़ने के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बोधगम्यता क्या होती है। बोधगम्यता का मतलब क्या होता है, बोध माने समझ। आप कितनी जल्दी किसी चीज को समझ लेते हो। मान लो कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ, आपके पास 25 फाइल पड़ी हैं, 25 फाइलों को आपको तुरंत पढ़ना है। मान के चलिए कि 2 घंटे 3 घंटे में या एक दिन में आपको पढ़ के उसका निष्कर्ष निकाल करके उसमें तुरंत निर्णय लेना है। तो आप उस 25 फाइलों को बहुत जल्दी जल्दी 10-10 20-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपने पूरा समझ लिया। बस इसीलिए ये डाला गया। ये आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद भी बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसलिए इसको जो है इस संदर्भ में मत पढ़िए कि परीक्षा पास करनी है, ऐसा पढ़िए कि इन फ्यूचर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी आपको फायदा देगा। अब देखिए, सीसेट जो हमारा है तो उसमें वेटेज क्या होता है इसका। तो अब देखिए, सीसेट में मैथ होती है, आपको पता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या, रीजनिंग होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्त। ठीक, रीजनिंग, और तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन भी शॉर्ट में। तो अब देखिए, मैथ का लेकिन वेटेज क्या होता है, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। रीजनिंग भी 20-22 के आसपास पूछा जाता है। ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन भी लगभग 30 के आसपास रहते हैं। ठीक, ये भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है, तो इसको मान के चलिए। तो जैसे मान लो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, अब आपके कितने भी मैथ वीक हो 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। रीजनिंग आपके कितने भी वीक हो 20 क्वेश्चन में आप लगभग 15 क्वेश्चन आप कर ही लोगे, अगर बहुत मेहनत, थोड़ी सी मेहनत अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करोगे, 25 मान लो कि 25 कॉम्प्रिहेंशन अगर आते हैं तो 25 में से आप लगभग अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होता ही है कि आपको मेहनत मांगता है। अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करोगे तो 25 में से 23 आप आराम से कर लोगे। मैं इस चीज़ का, क्योंकि मैंने खुद देखा, अनुभव किया है। लेकिन मैं 25 में 23 नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 18 से 20 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो आप जोड़ लो कि 20 क्वेश्चन मान लो आपने यहाँ किए, 10 यहाँ 30 और ये 15 45, ये ऊपर नीचे भी हो सकता। किसी का मैथ पोर्शन बहुत अच्छा है तो वो इसमें 25-30 में से 15 कर लेगा। रीजनिंग भी कर लेगा, अगर उसकी मैथ अच्छी तो रीजनिंग भी स्वाभाविक सी बात है अच्छी ही होगी। इसमें भी आप अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो 20-22, तो आपके लगभग जो है 45 से 50 क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होगे। ठीक, तो इसमें जो है मैं आपको, कई लोग बोलते हैं कि आपको जो है जैसे आपका मैथ अच्छा है तो आप रीजनिंग और मैथ को पकड़ करके कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आज के संदर्भ में ये बता रहा हूँ कि मैथ भी बहुत ज़्यादा टफ आती है, तो आपको तीनों पोर्शन में थोड़ी थोड़ी कमांड बना के रखनी है, अच्छी कमांड बना के रखनी है कि हम तीनों को जो है टैकल कर लें और किसी तरीके से हमको जो है 26 से 27 क्वेश्चन पासिंग होता है तो 27 क्वेश्चन तक कर पाएं, कट पिट करके 27 क्वेश्चन आपके हो जाए। ठीक, तो चलते हम सीधे, ये बेसिक बातें थी। जो बच्चे नए आए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताना पड़ता है, हालांकि मैंने पीछे वीडियो में भी सब चीज़ों की चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो हम 2011 से भी करेंगे। अभी 25 का पहले करा दूं क्योंकि नया पैटर्न है, तो जो बच्चे देख रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो 25 का देख करके अपना स्वयं से भी 2011 से कर सकते हैं। बाकी मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको कराऊं। ठीक, तो हम सीधे चलते हैं सिलेबस पे। तो हम कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिलेबस जैसा कुछ दिया नहीं है बताने के लिए, लेकिन हमारी परंपरा रही पढ़ाई में कि हम जब भी कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम सिलेबस देखते हैं। ठीक है,
तो हम सीधे चलते हैं। यहाँ पर सीधे के लिए बोधगम्यता लिख दिया है, तो हम बोधगम्यता के लिए ऐसे देख करके सीधे चलते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आप जैसे 2025 का पेपर आपके पास अगर हो तो 2025 का ए सीरीज आप ले लीजिए। ए सीरीज में 13 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न आप देख अपने पास रख लीजिए। हो सकता है कि आपको ये छोटा दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न भी छोटा है, तो हो सकता है कि आपके पास छोटा दिखाई दे। तो इसके लिए प्रश्न आप रख लोगे तो आपको बेहतर समझ मतलब दिखना मतलब साफ साफ आपको दिखाई देगा। ठीक, तो हम सीधे चलते हैं परिच्छेद पे। तो इसको पढ़ना है अच्छे से। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसको देखिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल धीमे से पढ़ना। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कुछ भी पढ़ो तो बिल्कुल स्लो पढ़ो। पहली रीडिंग आपकी बहुत स्लो होनी चाहिए, जिससे आपको समझ के पढ़ना है। सेकंड रीडिंग पहले की अपेक्षा तेज होनी चाहिए। फिर जब थर्ड रीडिंग करो तो वो पहले की दोनों बार की अपेक्षा और तीव्र होनी चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ के पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये तीव्र ऑटोमेटिक रीडिंग आपकी तीव्र हो जाएगी। तो यह क्या कह रहा है, यदि सामाजिक असमानता, अब सामाजिक असमानता की बात कर रहा है। सामाजिक असमानता भारत में तीव्रता मतलब तेज है, मतलब कि तीव्र है। ठीक है, मतलब अधिक है। इसको तीव्रतम का मतलब यहाँ पर अधिक। तुरंत जो शब्द ना समझ में आए तुरंत हमको वहाँ पर उसको डिकोड कर लेना है कि मैं इसको अलग इसको नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। मैं पहले भी यूपीएससी के पीवाईक्यू की नज़र जब कराता हूँ तो वहाँ पर भी बता देता हूँ कि आप कोई भी शब्द ना समझ में आए तो उसको अपने भाषा में शब्द चेंज कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है क्यूटली। ठीक, तो आप इसी को जो है इंग्लिश वाले को समझ लिया कि अधिक है, मैं एक तरीके से यहाँ पर अधिक समझ रहा हूँ। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। यदि सामाजिक असमानता भारत में अधिक रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है, मतलब ज़्यादा रूप में, अधिकतर रूप में महसूस की गई समस्या है, तो वहीं अब यहाँ पर तो लिख करके यूपीएससी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में। अगर हिंदी में इसको अलग से लिखें तो बहुत अच्छी हिंदी होगी, हमको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमको टुकड़ों में समझना होता है तो दिक्कत होती है। फिर से हम पढ़ेंगे। यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से या अधिक रूप से या अधिकतर रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है। ठीक है, हम जानते हैं सामाजिक असमानता जो हमारे अंदर है, हमारे मतलब भारत के अंदर जो विद्यमान है उसकी बात कर रहा है। तो सामाजिक असमानता को अब यहाँ पर आप जान सकते हो कि कोई व्यक्ति कैसा है, समाज में नीचे तबके में है। ठीक है, जातिगत रूप से भी नीचे है या गरीबी रूप से भी है, तो उस तरीके से बात कर रहा है। ठीक, तो वहीं तो कह रहा है, लेकिन हम वहाँ पर वहीं भी जोड़ देंगे। ठीक है, जिससे हमको समझने में दिक्कत। तो वहीं असुरक्षा, और असुरक्षा अलग बोल रहा है, असुरक्षा कॉमा लगा ना, असुरक्षा को यहीं पर रोका। फिर कह रहा है गरीबी से भी अधिक असुरक्षा जो हमारे पास है। यहाँ तक देखिए खत्म हो गया, ऊपर की बात यहाँ तक उन्होंने घुमाने के लिए दी। इतनी बात कह के आपसे बात खत्म कर दी, अब इसको हमको नहीं देखना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो वहीं असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस कई आर्थिक समस्या, मतलब असुरक्षा जो है वो गरीबी से भी अधिक, गरीबी जो होती है, गरीबी तो है ही है, गरीबी से भी अधिक असुरक्षा, जो असुरक्षा है वो क्या है, गरीबी से भी अधिक महसूस की गई आर्थिक समस्या है। तो असुरक्षा कैसी समस्या है, आर्थिक समस्या। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जो लोग शासकीय गरीबी के नीचे हैं, शासकीय मतलब जो राज्यों ने गरीबी की परिभाषा बता रखी है उसके नीचे, मान लो कि गरीबी उन्होंने बता रखा है कि इस लाइन के नीचे, ये जो गरीबी रेखा है, कहते हैं ना पॉवर्टी लाइन के नीचे कुछ लोग हैं, कुछ ऊपर हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, क्या कह रहा है कि जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो राज्य के द्वारा निर्धारित की गई गरीबी रेखा है उसके नीचे हैं, और उनके अतिरिक्त, मतलब ये जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके अलावा वे भी जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर है, जैसे यहाँ पर लाइन खींची है तो इसके ठीक ऊपर भी है। ठीक ऊपर है, फिर यहीं कॉमा लिखा है, मतलब यहीं पर रुक जाना है आपको। फिर अनेक प्रकार की, अब यहाँ पर कॉमा लगा है, ये कोष्टक लगा है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे कि अनेक प्रकार की विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित है। अनेक प्रकार की कौन कौन सी आर्थिक असुरक्षाएं हैं, जैसे संपत्ति को लेकर के है, अथवा स्वास्थ्य जोखिम है। अनेक प्रकार की समस्या है ना, कैसी, जो असुरक्षाएं हैं उनकी बात कर रहा है। कौन कौन सी, जैसे संपत्ति की, मान लो किसी के पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है। ठीक है, किसी के पास स्वास्थ्य जोखिम है, मतलब किसी को कोई बीमारी है। ठीक है, बाजार में घट बढ़ का मतलब उतार चढ़ाव, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखा होगा, ड्यू टू वेल्थ और हेल्थ रिस्क मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है ना, महंगाई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, उसके मतलब मार्केट में आप देख रहे हो उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ हिंदी में जब चीज़ें ना समझ में आए तो इंग्लिश भी देख लीजिए, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहा है, जैसे संपत्ति की समस्या है, आर्थिक असुरक्षा है, यह स्वास्थ्य जोखिम है, ये भी एक आर्थिक असुरक्षा है, ये मतलब असुरक्षा है। फिर बाजार में जो फ्लक्चुएशन है वो भी है। फिर रोजगार संबंधित अनिश्चितताएं, आप देख ही रहे हो कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है ना, वर्तमान में आप चीजें देखते ही हो। विभिन्न आर्थिक असुरक्षाएं से प्रभावित है। ठीक, आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित है। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य, अनेक सरकारी मतलब सरकार की जो नीतियां हैं उनका लक्ष्य क्या है, वास्तव में इन असुरक्षाओं को न्यूनीकरण करना है। मतलब न्यूनीकरण का मतलब कम करना, यहाँ खत्म करने की बात नहीं कर रहा है कि भाई सरकार प्रयास कर रही है कि सरकारी नीतियों का हमारा लक्ष्य क्या है कि जितनी भी असुरक्षाएं हैं, कौन कौन सी, संपत्ति की, स्वास्थ्य की, बाजार में घट बढ़ मतलब कि
फ्लक्चुएशन की, रोजगार संबंधी अनिश्चितताएं जो हैं उनको कम करना है। किसका? सरकार का काम है, सरकार की नीतियों का काम है। अब सरकार यहाँ पर नीतियों के लाभ है। अब देखिए, इसको समझ में आ गया ना ये चीजें, कि फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, बता देना दोस्तों, ठीक है। इसको फिर से पॉज करके आप अपने स्तर से भी पढ़ सकते हो। शब्दावलियों को थोड़ा बदल बदल के भी पढ़ा करिए, जिससे क्या हो कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। जैसे यहाँ तीव्रतम लिखा हुआ है, यहाँ तीव्रतम लिखा हुआ है, तो तुरंत यहाँ पर देख लो कि इसका मतलब एक्यूट बोल रहा है, ठीक, एक्यूटली। अब इसके हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये चीज आपको दिख रही है दोस्तों? न दिख रही है तो मैसेज करना, तो मैं अगली बार से इसको 2 पार्ट में लगा दूंगा। इतना बी पार्ट एक में लगा दूंगा, सी डी नीचे लगा दूंगा। एक बार मैं इसलिए लगाता हूँ कि आपको पढ़ने में पॉज करके देखने में दिक्कत ना हो। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ऊपर जो बताया गया है उसकी बात पर ये नीचे जो कथन दिए हैं ए, बी, सी और डी, मतलब 4 कथन दिए, इनमें से इस परिच्छेद द्वारा जो ऊपर जो है परिच्छेद दिया गया है द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को, महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब आपको यहाँ नॉर्मल पढ़ोगे तो सभी कथन सही लगेंगे, लेकिन आपको सर्वोत्तम रूप से कौन सी बात कह रहा है। तो यार जैसे आप पढ़े पहला कथन, भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को, राजनीतिक कार्यपालिका, पहली बात तो परिच्छेद में कहीं पर राजनीतिक कार्यपालिका की बात नहीं कर रहा है, ठीक। वो अलग बात है कि आप इसको ज्यादा दिमाग लगाओगे कि सरकार की नीतियां बोल रहा है ना, यहाँ पे सरकारी नीतियां, तो आप कहोगे कि कार्यपालिका जो होती है वही तो नीतियां लागू करती है, वही तो कानून लागू करती है। तो ऐसे जोड़ोगे तो फिर यहाँ पर आप जो परिच्छेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि परिच्छेद का मतलब होता है, लिखा ही होता है आपकी कॉपी में कि इस परिच्छेद का मतलब ये है कि आपको बाहरी नॉलेज से मतलब नहीं है कि आपने जीएस में जो पढ़ा है उन सब चीज़ों से मतलब, जितना परिच्छेद में बात की गई है केवल उन्हीं तक हमको सीमित रहना है। तो यहाँ कह रहा है राज्य कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता, गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या। पहली बात तो आपको यहाँ लगना चाहिए कि सामाजिक समस्या की बात कर ही नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पर किस चीज़ की, आर्थिक समस्या की बात कर रहा है। और पहली बात तो यहाँ से आप पढ़ोगे असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है, वहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि असुरक्षा कैसी समस्या है, असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है। तो पहली बात तो आप ऐसी गलत कर दोगे कि ये तो सामाजिक समस्या की बात कर रहा है और वहाँ पर तो साफ साफ दिया हुआ है परिच्छेद में कि ये आर्थिक समस्या, तो हम इसको एक को गलत करते हैं। परिच्छेद में हमेशा कोशिश किया करो कि जितने भी कथन दिए हों उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। जितने भी स्टेटमेंट दिए हों उन स्टेटमेंट को जैसे ही आप जो है इन एलिमिनेट करोगे तो वैसे ही आपको लास्ट तक करते करते आपको अंत में सही आंसर मिल जाएगा। नहीं तो नॉर्मल आप देखोगे तो सभी आपको सही लगते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे सही छांटना थोड़ा सा दिक्कत करता है, और जो एलिमिनेट करके पहुंचोगे तो आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक। बी पढ़ते हैं, भारत में, बिल्कुल सिंपल, कॉमा लगाया तो थोड़ी देर रुकेंगे। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और असुरक्षा का प्राथमिक कारण है, ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक कारण की कोई बात नहीं कर रहा है कि गरीबी असुरक्षा प्राथमिक कारण नहीं। यहाँ पर तो बात की गई संपत्ति, स्वास्थ्य जोखिम, बाजार में फ्लक्चुएशंस, रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित है। प्राथमिक कारण की तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है तीसरा, गरीबी और सामाजिक असमानता, ठीक, इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि भारत के लिए अनियंत्रित संकट प्रस्तुत करते हैं। पहली बात तो ऐसी कोई बात यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, और पूरे परिच्छेद में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं बोल रहा है कि भारत में ये चीज़ होनी चाहिए। बोला है कहीं पे, बात पढ़ लो, सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से, भारत की बात की गई है, लेकिन इसको पढ़ोगे तो आपको नहीं महसूस होगा कि ऐसी कोई बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से, यहाँ पर गरीबी और इसके साथ साथ हमको असुरक्षा की बात जोड़ा गया, सामाजिक असमानता की बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऑटोमेटिक घटा देंगे। मतलब भारत में अनियंत्रित संकट की प्रस्तुत करते हैं ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे। देख लो, भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है, यहाँ पर ये कहीं बोल रहा है क्या कि अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं, ऐसी कोई बात डायरेक्ट नहीं बोला। आपको पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कई बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर चौथा देखिए, चौथा तो वैसे भी आपको सही लग जाएगा कि क्योंकि 3 ऊपर से आप वैसे काट के चले आए। चौथा पढ़ोगे तो आपको क्या कह रहा है, असुरक्षा, क्योंकि असुरक्षा की बात ही कर रहा है, ये पूरा परिच्छेद ही असुरक्षा से रिलेटेड है, तो हम इसको मान के चल रहे हैं असुरक्षा। फिर उसके बाद गरीबी से भी बढ़कर, यहाँ पर बात भी की गई है कि असुरक्षा जो है गरीबी से बढ़कर है। यहाँ पर क्या कह, असुरक्षा गरीबी से भी अधिक, तो यही चीज तो बोल रहा है, असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है। आर्थिक मुद्दा है, ठीक, आर्थिक समस्या बता ही रहा है, तो मुद्दा का मतलब समस्या ही मान लो यहाँ पे, ठीक। आर्थिक इकोनॉमिक इशू है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। न्यूनीकरण की बात कर रहा है, लेकिन निराकरण भी बोल रहा है, तो हम निराकरण को भी मान लेंगे क्योंकि सरकारी नीतियों के द्वारा यहाँ पर बोला ना। इससे आप परिचित पढ़ोगे, यहाँ क्या कह रहा है, अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में असुरक्षा को न्यूनीकरण करना है। न्यूनीकरण का मतलब यहाँ पर निराकरण ही समझ लो। हालांकि देखोगे तो मैं कायदे से तो ये कथन भी ज़्यादा सही हमको नहीं समझ में आता, लेकिन ऊपर के हमने 3 काट दिए, तो यहाँ निराकरण बोल रहा है,
तो ये हमको सही लग रहा है क्योंकि सरकारी नीतियों के द्वारा ही हमको करना है। तो ये परिच्छेद हमको चारों में से ये ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। हालांकि देखोगे तो आपको चारों कथन कहीं ना कहीं ठीक समझ में आएंगे, लेकिन ये चौथा वाला हमको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। पहला वाला तो देखिए वैसे भी काट लोगे क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सामाजिक समस्या की दिक्कत है। दूसरा भी काट लोगे क्योंकि असुरक्षा का प्राथमिक कारण बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तीसरे और चौथे में आपको डाउट होगा तो यहाँ पर जो है गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से, तो यहाँ पर गरीबी और समानता की बात हमको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन गरीबी और आर्थिक असुरक्षा की बात कर रहा है। तो हम असुरक्षा और गरीबी जहाँ देखेंगे वहाँ पर हमको ज़्यादा टेंडेंसी है मतलब सही होने की, ठीक। तो यहाँ पर ये सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य, अब लोग कई बार क्या होंगे कि अवश्य दिया है, एक्सट्रीम है तो ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि यूपीएससी इस समय जो है पिछले 2023 के बाद से एक चीज़ खेलने लगा आपके साथ में कि वो उन्हीं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे भरमार हो गई है कि एक्सट्रीम वर्ड से एलिमिनेट करना सिखाने लगे। और यूपीएससी ने, भाई तुम भी जो देख रहे हो तो क्या यूपीएससी नहीं देखता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो भी ये चीज़, तो वो वही चीज़ डाल रहा है आजकल की, वही चीज़ आप एलिमिनेट करो वही आंसर होगा। तो इसलिए हमको वो चीज़ नहीं करनी, पहले चीज़ों को समझना है। जब नहीं समझ में आएंगी तब हम एलिमिनेशन मेथड में इन चीज़ों एक्सट्रीम वर्डों को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले समझदारी पर फोकस करेंगे। अगर हम चीज़ों को समझेंगे ही नहीं तो वो चीज़ें आपके क्वेश्चन आंसर को निकालने में मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ जिसकी सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर अवश्य हटा करके केवल लिख देता निराकरण किया जाना चाहिए तो सामने सीधी सी बात है, यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है। असुरक्षाओं को न्यूनीकरण मतलब खत्म तो पूर्णतः नहीं कर सकते, लेकिन निराकरण कहीं ना कहीं न्यूनीकरण तो कर ही सकते हैं, ठीक। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न ये 14 नंबर है, 14 नंबर है, तो आप इसको भी देखना। अब परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणा है। पूर्व धारणाओं को मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, तो आप पूर्व धारणाएं देख लेना वहाँ पे। अब यहाँ चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर। अब भाई यहाँ पर सरकार के द्वारा जो वहाँ पर शासकीय रूप से बोल रहा है ना, लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई गरीबी उसकी बात कर रहा है। तो गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों, तो यहाँ पर ऐसी लाइन मान लो सरकार ने बनाई, ये पॉवर्टी लाइन होगी या गरीबी रेखा की लाइन होगी, ठीक। अब यहाँ से जो ऊपर है, हमने वही बात करी ना, थोड़ा सा ऊपर जो है, बाकी गरीबी रेखा के नीचे जो है, तो यहाँ ऊपर की बात कर रहा है कि ऊपर जो है, ऊपर के लोगों की भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए ये तो लाइन सरकार के द्वारा निर्धारित की गई। क्या पता हो सकता है कि 1 रुपये ज़्यादा कमाता हो तो ऊपर चला गया, और 1 रुपये नीचे चला गया तो गरीब हो गया। तो जो यहाँ पर है इसकी लाइन के आसपास, सीमा के आसपास, वो भी तो हो सकता है कि इस असुरक्षा से पीड़ित हो। तो हम इसको कथन को सही मान के चल रहे हैं अभी तक। अभी हम पूर्णतः सही नहीं मान रहे हैं, अब इसको कह रहे हैं कि हाँ सही हो सकता है। जब तक हम दूसरा नहीं पढ़ेंगे तब तक निष्कर्ष अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है ऐसा कथन दे दे कि नीचे पढ़ने में डाउट लगे तो हम दोनों को गलत कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, गरीबी के उन्मूलन। पहली बात तो इस परिच्छेद में कहीं पर उन्मूलन की बात नहीं कर रहा है, तो हम इसको डाउट में थोड़ा रखेंगे। उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। पहले तो शांति की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा है और सामाजिक समानता की भी बात नहीं कर रहा है। तो हम सामाजिक समानता, वो तो आर्थिक असुरक्षा की बात कर रहा है ना, पूर्व धारणा में भी ये चीज़ झलकनी चाहिए, ठीक। तो हम इसको दो को गलत मान के चलते हैं। अब पहला वाला एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। बात सही लग रही है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर भी चिंताग्रस्त हो जाए हम, कि भाई आर्थिक असुरक्षा है तो हो सकता है कि चिंताग्रस्त होने वाली बात ही है। तो हम एक को सही मान के चल रहे हैं, ठीक अभी तक। अब यूपीएससी देखिए क्या आंसर देगा वो अलग की बात है। मैंने अपनी समझ से जो चीज़ें समझाने की कोशिश करी, क्योंकि हिंदी का जो बोधगम्यता, ये कॉम्प्रिहेंशन का जो सवाल होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है समझने में, क्योंकि भाषा जो है यूपीएससी को थोड़ी सी सुधारनी चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए अलग से जो है हिंदी का ही कॉम्प्रिहेंशन बनाए। मैं इसी वीडियो के माध्यम से यूपीएससी के अगर कोई मेंबर देखेंगे इसको, तो मैं उनसे भी जो है एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी जो है हिंदी का जो है अलग से कॉम्प्रिहेंशन प्लीज़ बनाइए, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि वो ट्रांसलेट किया गया है और समझ में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे जो है देखेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा दोस्त लंबा होगा तो प्लीज़ मैनेज करना, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ही कोई चीज़ लाते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप मैनेज करना। एक कॉम्प्रिहेंशन है 25 तक के हम करा देंगे, ऐसे 2-3, अब मैं अगली बार से 2-2 भी ले सकता हूँ। तो मैं पहले से कुछ पढ़ के नहीं आता, थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, लेकिन मैं कुछ समझ के नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन में, खास करके कि जो चीज़ें हैं बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें आपको बताएं, जो मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर करूँ वही चीज़ आपको देखने को मिले। ऐसा ना हो कि मैं पहले से पढ़ के आ गया और आपको ऐसी चीज़ें बता दूं कि आपको लगे कि अरे सर तो बहुत आदर्श हैं, उस स्थिति में पहुंचना है मुझको। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हो वैसे सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। बस ये कि थोड़ा सा एफर्ट आपने ज़्यादा कर लिया तो आप सफल हो गए, और जो एफर्ट कम कर पाते हैं वो असफल हो जाते हैं। वो भी अगर प्रयास करेंगे तो वो भी सफल हो जाएंगे, ठीक। तो चलते हैं, यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।